सो हे गाइस एंड स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पी ब्लॉक का फोर्थ पार्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम ग्रुप 16 एलिमेंट से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाला पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स मिल जाएंगे आपको, तो वो सब वीडियोज आप देख लीजिएगा। उसमें पूरा ग्रुप 15 हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जो हम लोग का आज का टॉपिक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम कंस्टिट्यूट ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये ग्रुप 16 में एलिमेंट्स ये सब आते हैं। तो इसका आप कुछ रिदमिक मतलब इसको याद रख लीजिएगा, इसका कुछ ट्रिक निकाल के। नेक्स्ट है, दिस इज समटाइम्स नोन एज ग्रुप ऑफ चैल्कोजेंस। इसको कभी कभी चैल्कोजेंस के ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास एंड पॉइंट्स टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कंजेनर्स विद कॉपर। तो इसका ये ओरिजिन दिया है। मोस्ट कॉपर मिनरल्स कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रिक्वेंटली द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है अकरेंस। So, oxygen is the most abundant of all the elements on earth. So, ऑक्सीजन जो है वो अर्थ के सारे एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एब्यूंडेंट में। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% oxygen by volume. However, the abundance of sulfur in the Earth's crust is only 0.03 to 0.1%। मतलब सल्फर बहुत कम मात्रा में मौजूद है धरती पर। Combined sulfur exists primarily as sulfates such as gypsum CaSO4.2H2O, Epsom salt MgSO4.7H2O, barite BaSO4, and sulfides such as galena PbS, zinc blende ZnS, copper pyrites CuFeS2. Traces of sulfur occur as hydrogen sulfide in volcanoes. Organic materials such as eggs, proteins, garlic, onion, mustard, hair and wool contain sulfur. सो ये पूरा सल्फर और ऑक्सीजन का अकरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है सेलेनियम एंड टेलेरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल्स, सेलेनाइट्स एंड टेलोराइट्स इन सल्फाइड ओर्स। Polonium occurs in nature as a decay product of thorium and uranium minerals. The important atomic and physical properties of group 16 along with electronic configuration are given in table 7.6. Some of the atomic, physical and chemical properties and their trends are discussed below. तो यहाँ पे इसका सेलेनियम टेलोरियम का दिया गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे बताया टेबल 7.6 में इसका पूरा प्रॉपर्टीज़ है, इस टेबल में दिया हुआ। तो पहले हम लोग टेबल को ही इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या है एक बार एक नज़र मार लेते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, तो इसका 8, 16, 34, 52, 84 ये सब। अब इसका एटॉमिक मास इंक्रीज़ होना चाहिए, तो इंक्रीज़ हो रहा है सिंपली। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, यहाँ पे 4s2, 4p4। लेकिन यहाँ से d ऑर्बिटल शुरू हो जाता है, यहाँ पे भी d ऑर्बिटल, और यहाँ से f ऑर्बिटल भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस हम लोग का इंक्रीज़ होना चाहिए, तो हाँ इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली ये बात है कि कोवैलेंट रेडियस ऑक्सीजन का और सल्फ़र का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में उतना डिफरेंस नहीं जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन एक्सेप्शनली बहुत स्मॉल हो जाता है, ये पीछे लिखा हुआ भी है। वैसे आयनिक रेडियाई भी बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में थोड़ा बहुत ये है, जैसे कि ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज़ होना चाहिए। पहले तो हम लोग माइनस साइन को काउंटर कर ले, तो माइनस साइन इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि वो शो कर रहा है कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होता है। वो तो अब हम लोग समझ गए। अब जब एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो उसके कारण माइनस साइन है, और ये जो मैग्नीट्यूड है
ये शो कर रहा है कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो अब डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, एटम का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता तो कम हो जाएगा। सो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज करना चाहिए, मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उसमें घटते जाती है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन कम ले पाएगा तो वो करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कम रिलीज़ करेगा, इसीलिए ऐसे घटता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्शनली स्मॉल है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं ले पाता है अपने पास जितना अच्छे से ये सब ले पाता है, सल्फ़र, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ऑक्सीजन आता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी पीछे दिया हुआ, हम लोग पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज हो रहा है। क्यों आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है वो प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। डेंसिटी भी ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आ जाता है डिफरेंस, तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसका एक बार थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, कैसे इसमें एक्सप्लेन किया है। So, electronic configuration. The elements of group 16 have 6 electrons in the outermost shell and have NH2 NP4 general electronic configuration. Atomic and ionic radii. Due to increase in number of shells, atomic and ionic radii increase from top to bottom in the group. हाँ, the size of oxygen atom is however exceptionally small. ऑक्सीजन एटम का जो साइज होता है वो एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, इसीलिए वो एनएमएलएस बिहेवियर भी शो करता है। अब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy decreases down the group. It is due to the increase in size. However, the elements of these groups have lower ionization enthalpy values compared to those of group 15. ऐसा क्यों? क्योंकि group 15 partially p filled होता है in corresponding periods. This is due to the fact that group 15 elements have extra stable half filled p orbitals electronic configuration. So ये था इसमें तो नोट करने वाली बात कि ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में यहाँ पे इसका ये किया गया, कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बिकॉज ऑफ द कंपैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, it has less negative electron gain enthalpy than sulfur. However, from sulfur onwards, the value again becomes less negative up to polonium. तो वही कारण है ये कि ऑक्सीजन जो होता है एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, और अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो वो अपने में इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे, उसके पास जगह ही नहीं होगा, इसीलिए। और हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन को मतलब ईजिली नहीं लेता। नेक्स्ट टू फ्लोराइड, ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमॉन्ग्स द एलिमेंट्स, मतलब पूरे जो पीरियोडिक ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपना फ्लोरीन, और नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑक्सीजन। विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विथ एन increase in atomic number. This implies that the metallic character increases from oxygen to polonium. So ये आसान चीज़ था। नेक्स्ट हम लोग का एक एग्जांपल दिया, इसको पढ़ लेते हैं। Elements of group 16 generally show lower value of first ionization enthalpy compared to corresponding periods of group 15. Why? Because Y stable half filled स्टेबल p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में, इसीलिए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। Since some of the physical properties of group 16 elements are given in table 7.6, oxygen and sulfur are non-metals, selenium and tellurium metalloids, whereas polonium is a metal. Polonium is radioactive and short-lived, जिसका half life होता है 13.8 days. All these elements exhibit allotropy, सबका अपना अपना allotropy forms होते हैं बहुत सारे. The melting and boiling points increase with an increase in atomic number down the group.
The large difference between the melting and boiling points of oxygen and sulfur may be explained on the basis of hydrogen bonding होगा of their atomicity, हाँ atomicity, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज पोली एटोमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. Oxidation states and trends in chemical reactivity. The element of group 16 exhibit a number of oxidation states. The stability of -2 oxidation state decreases down the group. So, down the group जाते जाते -2 का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, मतलब -2 नहीं शो होगा नीचे जाते जाते. पोलोनियम हार्डली शोज -2 oxidation state. Since electronegativity of oxygen is very high, it shows negative oxidation state as -2 except in the case of OF2, where its oxidation state is +2. Other elements of the group exhibit +2, +4, +6 oxidation states, but +4 and +6 are more common. Sulfur, selenium, and tellurium usually show +4 oxidation state and their compound with oxygen and +6 with fluorine. मतलब कि ये जो होता है सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, वो +4 शो करता है ऑक्सीजन के साथ, और फ्लोरीन के साथ ये सब +6 तक शो कर देता है. द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज. ये क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण. बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज प्राइमरली कोवैलेंट. मतलब कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो बॉन्डिंग होता है वो कोवैलेंट होता है. तो इसको एक बार हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में डाउन जाते हैं, -2 होने का चांस घटता है, +6 होने का चांस घटता है, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का चांस बढ़ता है. मतलब कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे +4 वाले एलिमेंट ज़्यादा दिखेंगे, या +4 के कंपाउंड बोल सकते हैं हम लोग, तो वो ज़्यादा दिखेंगे. एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देख लेते हैं. तो इसमें वही होगा कि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यही सब होगा. देखिए, द एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन like other members of P block present in second period is due to its small size and high electronegativity. One typical example of effects of small size and high electronegativity is presence of strong hydrogen bonding in H2O, which is not found in H2S. The absence of d orbitals in oxygen limits its covalency to 4. In practice, rarely exceeds 2. On the other hand, in case of other elements of the group, the valence shells can be expanded and covalence exceeds 4. तो वही सब दिया है जो मैंने कहा, स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कारण हो जाता है. फिर डी ऑर्बिटल का एब्सेंस होता है, उसके कारण वो 4 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो 2 से ज़्यादा ही नहीं करता है ऑक्सीजन का भी अपना कोवैलेंसी को एक्सीड. तो यही सब रीज़न है. अब है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, reactivity with hydrogen. All the elements of group 16 form hydrides of type H2E. Some properties of hydrides are given in table 7.7. Their acidic character increases from H2E to H2TE. इसको हम लोग कवर करते हैं ऐसा क्यों होता है. तो एसिड क्या होता है? जो हाइड्रोजन दे पाए आराम से. तो हाइड्रोजन कौन आराम से दे पाएगा? जिसका हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बना हो. और वीक बॉन्ड किसके साथ हाइड्रोजन का बनेगा? जिसका एटम का साइज़ बहुत बड़ा हो, तब उसका जो बॉन्ड होगा वो उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा और वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, तो हाइड्रोजन आराम से टूट पाएगा. इसीलिए H2TE ज़्यादा एसिडिक होता है H2O से. और H2O में वैसे भी अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो वो एसिडिक नहीं होता उतना स्ट्रॉन्ग. The increase in acidic character can be explained in the terms of decrease of bond enthalpy for the dissociation of He. वही बात है, bond down the group.
Owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of He bound down the group, the thermal stability of hydrides also decreases from H2O to H2PO. तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगा क्योंकि वो कम स्टेबल होता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग डाउन द ग्रुप. All the hydrides except water possesses reducing property, and this character increases from H2S to H2Te. सो नेक्स्ट हम लोग का ये टेबल. तो टेबल में कुछ नहीं दिया है, सिंपल सिंपल है. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट H2O का सबसे ज़्यादा होना चाहिए और है भी. क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड शो होता है. उसके बाद अपना ट्रेंड दिया है, बढ़ेगा घटेगा. फिर है He डिस्टेंस. तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है. और HEH का एंगल ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन दिया हुआ है. नेक्स्ट है हम लोग का डेल्टा H फॉर्मेशन, मतलब बनाने में कितना एनर्जी लगा. तो इसको बनाने में एनर्जी लगा नहीं और रिलीज़ हुआ, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है H2O इसमें. और उससे कम स्टेबल H2S, फिर उससे कम स्टेबल ये, फिर उससे कम स्टेबल ये. तो थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे नीचे H2Te आता है. फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो इसका सबसे ज़्यादा हो क्योंकि इसको ब्रेक करने में बहुत एनर्जी चाहिए. फिर ये फिर ये फिर ये, इसको ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी चाहिए. और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है. तो इतना हम लोग का हो गया. नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन. All these elements form oxides of the E2 and EO3 types, where E is S, SCTE or PO. Ozone and sulfur dioxide are gases, while selenium dioxide is solid. Reducing property of dioxide decreases from SO2 to TeO2. तो reducing property इसका घटता है. इसका मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना और दूसरे को रिड्यूस करना. तो वो दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना, मतलब कि दूसरे को अगर वो ऑक्सीजन दे पाएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो इसके ऊपर हम लोग साइड में आके समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज. तो इससे तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज. इसका मतलब कि वो आराम से ऑक्सीजन दे पा रहा है. और आराम से ऑक्सीजन दे पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो साइज़ है टेलेरियम का सल्फ़र के मुकाबले वो बहुत बड़ा है. तो ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा तो जो बड़ा एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड वीक होगा, और वीक बॉन्ड आराम से टूटता है. इसीलिए यहाँ पे TeO2 का ऑक्सीजन आराम से निकल जाएगा, और इसीलिए बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है. SO2 is reducing while TeO2 is an oxidizing agent. वही मैंने कहा जो. Besides EO2 type, sulfur, selenium and tellurium also form EO3 type oxides. SO3, SeO3, TeO3. Both types of oxygen are acidic in nature. सब acidic in nature होता है. Reactivity towards the halogens. Elements of group 16 form a large number of halides of the type EX6, EX4 and EX2, where E is an element of group and X is halogen. The stability of halides decrease in the form FClBrI. साइज के कारण ऐसा हो रहा है. Amongst hexahalides, hexafluorides are the only stable halide. मतलब कि सारे हेक्साहेलाइड्स में से हेक्साफ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर. दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसे SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन्स. Amongst tetrafluorides, SF4 is gas, SeF4 is liquid, and TeF4 is solid. These fluorides have sp3 hybridization and thus have trigonal bipyramidal structures in which one of the equatorial positions is occupied by a lone pair of electrons. This geometry is also regarded as seesaw geometry. तो ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये बोल रहा है. S F F F F और यहाँ पे है लोन पेयर.
तो सीसॉ जैसा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा, तो सीसॉ, इसीलिए इसको सीसॉ शेप बोला जाता है। नेक्स्ट है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। These dihalides are formed by sp3 hybridization and thus have tetrahedral structure. The well-known monohalides are dimeric in nature. Examples: S2F2, S2Cl2, S2Br2, SeCl, Se2Cl2, Se2Br2. These dimeric halides undergo disproportionation as given below. तो ऐसे ही डिस्प्रपोर्शनेट भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल 7.11, H2S is less acidic than H2TE. तो वही, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज है, जो मैंने उसमें आगे पीछे एक्सप्लेन किया था इतना डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का इंटेक्स्ट का, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर। सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर वही यहाँ पे दिया हुआ है, गलेना, जिंक, ब्लेंड, क्या क्या था, तो एक बार देख लेते हैं। इप्सम, जिप्सम, बायरेट, कॉपर पायरेट्स, एग्स, प्रोटीन, ये सब हो गया सल्फर का सोर्स। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी ये हो जाएगा अपना, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल H2O हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का, वाई इज H2O लिक्विड एंड H2S इज गैस। तो H2O लिक्विड होगा है इस, क्योंकि H2O में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसीलिए H2O लिक्विड है और H2S गैस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन का हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज: by heating oxygen containing salts such as chlorates, nitrates and permanganates। KClO3 को हीट करेंगे तो KCl.3 प्लस 3O2 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन एक प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स। जैसे लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे Ag2O, इसको करेंगे अगर हम लोग डिकम्पोज तो Ag प्लस O2 बनेगा, HgO को करेंगे तो बनेगा PbO2 को PbO प्लस O2 बनेगा, Pb3O4 बनेगा, डिकम्पोज होकर PbO प्लस O2। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज इनटू वाटर एंड डाइऑक्सीजन। और हाइड्रोजन परऑक्साइड तो मतलब रेडिली डिकम्पोज, मतलब ये तो डिकम्पोज होना चाहता ही है बाय कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो कैटलिस्ट के मदद से ये डिकम्पोज होता है H2O और O2 में। ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड्स टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। तो ऑक्सीजन एनोड पे मिल जाता है। इंडस्ट्रियली डाइऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम एयर by first removing carbon dioxide and water vapor, and then the remaining gases are liquefied and fractionally distilled to give dinitrogen and dioxygen. Next is properties. So dioxygen is colorless, odorless गैस, मतलब डाइऑक्सीजन कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होता है, इसमें कोई स्मेल और कोई कलर नहीं होता है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज the extent of 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube water at 293 Kelvin, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life। मतलब कि ठीक ठाक ऑक्सीजन हम लोग का सॉल्युबल होता है पानी में, जितना हम लोग को ज़रूरत हो। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन। तो ये लिक्विफाई होता है 90 केल्विन पे और फ्रीज होता है 55 केल्विन पे। ऑक्सीजन एटम हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप्स, 16O, 17O and 18O. Molecular oxygen O2 is unique in being permanganate in spite of having even number of electrons. Dioxygen directly reacts with nearly all metals and non-metals.
एक्सेप्ट सम मेटल जैसे AuPt। तो ये लाइन थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डाई ऑक्सीजन का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन से मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। तो AuPt या फिर गोल्ड सिल्वर ये सब से रिएक्ट नहीं करता है, प्लेटिनम ये सब से। और कुछ कुछ नोबल गैस से वो रिएक्ट नहीं करता है। इट्स combustion with other elements is often strongly exothermic, which helps in sustaining the reaction. However, to initiate the reaction, some external heating is required. कुछ मतलब रिएक्शन होता तो एक्सोथर्मिक है, मतलब स्पॉन्टेनियस, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए हम लोग को, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज़ हाई। तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को कुछ एनर्जी स्टार्टिंग में चाहिए। Some of the reactions of dioxygen with metals and non-metals and other compounds are given below. जैसे Ca plus O2 gives CaO, Al plus O2 gives Al2O3, P4 plus O2 gives P4O10, C plus O2 gives CO2, ZnS plus O2 gives ZnO plus SO2, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Some compounds are catalytically oxidized. For example, SO2 plus V2 को हम लोग V2O5 के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज करेंगे तो SO3 बनेगा। HCl plus O2 को हम लोग CuCl2 के प्रेजेंस में अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो Cl2 plus 2H2O बनेगा। नेक्स्ट है इसका कुछ यूजेस। तो यूजेस में गिवन है, in addition to its importance in normal respiration and combustion process, oxygen is used in oxyacetylene welding, in the manufacture of many metals, particularly steel. Oxygen cylinders are widely used in hospitals, high altitude flying, and in mountaineering. The combustion of fuels, example hydrogens in liquid oxygen, provides tremendous thrust in rockets. सो ये सब थे कुछ ऑक्सीजन के O2 के यूजेस। नेक्स्ट है हमारा इंटेक्स क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। हाँ, तो इधर एक क्वेश्चन आ ही गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा PT। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट है Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंपल ऑक्साइड्स, और ये हम यहाँ से कवर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट करके कुछ बताते नहीं है कि कैसा वीडियो लग रहा है। आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।